अगले कुछ दिन हम लोग कल्चर पढ़ेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट रहता है कि इसको सबसे अंत में ही पढ़ते हैं जब हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। और बहुत सारे पेपर इससे बनते हैं। पीसीएस में 3 ऐसे करने होते हैं, तो एक ऐसे इस टॉपिक से आता है। मेंस और इंटरव्यू के आंसर्स में इसकी झलक हमेशा लगातार दिखती है। ये संस्कृति है क्या ये सभ्यता ही जिसको हम सिविलाइजेशन बोलते हैं, या कुछ डिफर? तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। कहते हैं कि जब कोई कर्म बार बार करते हैं, आप बार बार करते हैं, तो फिर वो कर्म आपका संस्कार बन जाता है। जो लूज टॉक करने वाले लोग होते हैं, वो बात करते रहेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कब उनके मुंह से अपशब्द निकल गया। यानी एक चीज बार बार की तो संस्कार बन गया। इसके लिए एग्जैक्ट शब्द अंग्रेजी में ढूंढ पाना थोड़ा कठिन है कि अंग्रेजी में संस्कार को क्या कहेंगे, लेकिन हम लोग इस अर्थ में इसको प्रयोग कर सकते हैं कि यही तुम्हारे वैल्यूज, यही तुम्हारे मूल्य, यही तुम्हारे संस्कार हैं, ऐसे बोलते हैं। जब संस्कृति की बात करते हैं, कल्चर की, वैसे सारे वैल्यूज का कंपोजिशन, सारे संस्कार एक जगह इकट्ठा कर दीजिए तो संस्कृति बन जाती है। जैसे एक सामान्य भारतीय से वो बुजुर्गों से तू तड़ाक नहीं करता, चाहे बुजुर्ग अभद्र हरकत भी कर रहा हो तो भी वो इतना ही कह देता है कि आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, ऐसे वो बोल देता है। एक सामान्य तौर पे भारत में जो भी वो एक पड़ोसियों से मिला के चलने में ही विश्वास रखते हैं, पड़ोसियों से कोई उपद्रव नहीं करते। यहां तक कि सांप्रदायिक दंगों में भी, और जम्मू कश्मीर से लेके हुए 47 के दंगे तक आपको ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे किसी ने पड़ोसी पे अटैक किया, पड़ोस की गांव के लोग आ गए, सब बेबस हो गए, एक अलग बात है। ये आपके संस्कार। कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने नोट्स पर पैर रखते हुए चला जाए। ये बचपन से सिखा दिया गया, ये हमारे संस्कार बन गए। ऐसे ही सारे संस्कारों को जोड़ के एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, ये संस्कृति बन जाती है। जीएस मेंस पेपर 4 में बड़ी चर्चा इन सबकी होती है कि होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि संस्कृति एक ऐसी चीज है जो युगों में बनती है। युगों, इसकी तुलना नदी की धारा से की जाती है। वही धारा जो हरिद्वार से चली थी, कुछ दिन बाद कानपुर आएगी, और हो सकता है इसके भी कुछ दिन बाद वो बनारस पहुंचे, और इसके भी कई दिन बाद वो गंगा सागर पहुंचे, लेकिन प्रवाह उसका बना हुआ है। इसीलिए कहते हैं भारतीय संस्कृति 5000 साल पुरानी। जो कुछ भी आप आज इकट्ठा कर रहे हैं, 5000 साल का कलेक्शन। कहते हैं ये मरती नहीं है। बहुत सारी चीजें आप हड़प्पा काल से आज तक प्रयोग करते हैं, बहुत सारी चीजें। अगर आपसे कोई कहे तो स्वास्तिक का चिन्ह, यज्ञ की वेदियां, मातृ देवी की पूजा, गांव में हर गांव में एक चबूतरा बना देते हैं, गांव की भाषा में इसको चौरा बोलते हैं। कोई भी शुभ काम होता है वहां जाके पूजा करते हैं, तब वो शुभ काम शुरू करते हैं। हर गांव की कहानी है ये चीजें हम हड़प्पा काल से यूज कर रहे हैं, हड़प्पा काल से। इसीलिए बोलते हैं हमारी संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी। आपको बड़ा अजीब लगेगा, हमारे यहाँ भी रामायण महाभारत की कहानियां हैं, तो ऐसे ही ग्रीको रोमन वर्ल्ड में भी ये कहानियां हैं। इटली में, ग्रीस में ग्रीको रोमन वर्ल्ड। लेकिन अब वो उसकी विरासत का दावा नहीं करते। अब वो कहते हैं कि वो अलग थे, हम अलग। उनका कुछ भी अब वो अपनाते नहीं। अगर आप में से किसी ने भी ट्रॉय फिल्म देखी होगी, देखा होगा कि उसके योद्धा जब मरते थे सबका दाह संस्कार किया जाता था, आंखों पे एक सिक्का रख के। अब वो नहीं करते दाह संस्कार, अब वो लोग अपनाते। भारत इन परंपराओं को, जो हड़प्पा में दिखती हैं तमाम परंपराएं, ऋग्वेद में, उत्तर वेद में,
वो आज तक फॉलो करता है, आज तक फॉलो करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि भारतीय संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी। अल्लामा इकबाल बहुत सुंदर एक वाक्य बोलते थे, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। वो क्यों बता रहे हैं यूनान तो कहीं नहीं मिटा है, आज भी है मैप पे, मिस्र आज भी मैप पे, रोम आज भी मैप पे है। तो क्यों बोल रहे हैं कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां? उनका वो वाला कल्चर जिसको उन लोगों ने अपने एपिक में, अपने महाकाव्यों में पिरोया था ना, जिसको वो इलियड और ओडिसी बोलते थे, वो अब नहीं माना जाता है। कोई नहीं मिलेगा जो इस परंपरा से अपने को जोड़े। ये होमर ने लिखे थे दोनों महाकाव्य, और उनकी दुनिया को अमर कर देते हैं। जो कुछ भी आप सुनते हैं कि स्पार्टा था, ट्रॉय की लड़ाई हुई, मैराथन शुरू हुआ, हरक्यूलिस था, एक्विलीज उनका एक योद्धा था, वो सब यहीं से ली गई कहानियां। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ रामायण महाभारत की परंपरा से लोग अपने आप को आज तक जोड़ रहे हैं, आज तक बताते हैं कि हम परशुराम के वंश से हैं, हम कृष्ण के वंश से हैं, हम राम के वंश से हैं, बोलते हैं लोग इस बात। ये भारत में परंपरा के प्रति प्रेम होता है कि आपको ढेर सारे मुस्लिम मिलेंगे जो नाम के आगे राणा लगाते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। खिलाड़ियों का नाम लेंगे वो अनडिस्प्यूटेड होते हैं, राणा नावेदुल हसन। उसी प्रकार से ढेर सारे मुस्लिम मिलेंगे जो भट्ट का कश्मीरी वर्जन बट लगा लेते हैं। उसी प्रकार से ढेर सारे मुस्लिम मिलेंगे जो अपना आज भी पुराना सरनेम यूज कर रहे हैं। ये परंपरा के प्रति एक लगाव। सोलंकी बोल देते हैं। कानपुर में ही एक बहुत चर्चित विधायक 90 के दशक में हुआ करते थे, बड़ी अच्छी इमेज थी उनकी, तो वो सोलंकी ही लगाया करते थे। ये परंपरा के प्रति एक लगाव था। भारत में एक अजीब सी चीज दिखेगी, पूरे भारत में जब आप जाएंगे, अपनी जन्मभूमि से सबको लगाव। आप देखते होंगे कोई शायर है तो लगा लेता ना, मजरूह सुल्तानपुरी। पंजाब में ये परंपरा ऐसे चलती है। प्रकाश सिंह बादल, वो बादल गांव के, सुरजीत सिंह बरनाला, वो बरनाला गांव के। महाराष्ट्र में परंपरा ऐसे चलती है। लता मंगेशकर, वो मंगेशी गांव से, वो लगाते हैं इस तरीके से। और साउथ इंडिया HD देवगौड़ा, तो पहला शब्द इसमें जो है उनका गांव है, हरदन हल्ली, उस गांव के। फिर दूसरा शब्द उनके पिता का नाम है डोड्डे गौड़ा, फिर देवगौड़ा उनका अपना नाम है। सरनेम इसमें कहीं नहीं, इन तीनों शब्दों में सरनेम कहीं नहीं। और ऐसे ही उत्तर भारत में लोगों के जब पूछते हैं ना कि गोत्र बताओ, तो उनके मान लीजिए फैमिली के किसी पुराने व्यक्ति का नाम है, ऋषि रहा होगा, और हर भारतीय अपने आप को ऋषियों से जोड़ता है, हर भारतीय। लेकिन फिर पूछते हैं कि आस्पद बताओ, तो ऐसी परिस्थिति में यानी मूल निवास कहाँ था तुम्हारा जहां से आए हो, तो आसपास से क्लियर हो जाता है। तो मातृभूमि के प्रति लगाव हमारे संस्कार है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, सबने ये अपनाया है। और ऐसे ही ढेर सारे संस्कार मिल जाते हैं तो संस्कृति बनती है। संस्कृति की एक खास बात ये होती है कि बढ़ती चली जाती है, पुराने को समेटते हुए बढ़ेगी, पुराने को भूलते हुए नहीं बढ़ती। इसलिए इसकी तुलना नदियों की लहरों से करते, और समय के अनुसार प्रोग्रेसिव होती चली जाती। आज से 50-60 साल पहले बुजुर्ग बताते हैं, जैसे हम लोगों के पिताजी अपने पिताजी के सामने हम लोगों को साल भर के जब थे तो गोद नहीं लेते थे, एक लिहाज करते थे। और बहुएं यानी हम लोगों की माताएं जब अपने ससुर के सामने आती थी तो सिर ढक लेती थी। वो रूप थोड़ा बदला है, लेकिन लिहाज की परंपरा खत्म नहीं हुई। अभी भी आपको दिखेगा कि हो सकता है कि सिर न ढकें, और अपने बच्चे को गोद में तब भी लिए हैं जब पिताजी बगल में हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन लिहाज की परंपरा बनी हुई, सभ्य लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो लिहाज इतना करते हैं कि उसे तू तड़ाक नहीं करते हैं। अगर गलत भी बोल गए तो किनारे हट लेंगे, बाद में बुदबुदा लेंगे, लेकिन बराबरी का व्यवहार नहीं करते। एक
भारतीय संस्कृति, भारत वाले एक दूसरे को सम्मान कैसे देते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने इसकी चर्चा की है। वहां 12 साल का एक बच्चा 60 साल के आदमी का नाम लेता है वेस्टर्न वर्ल्ड में, मिस्टर जॉन। हमारे यहाँ नहीं लेता, हम परिचित हो चाहे ना हो, हमने कुछ शब्द गढ़ रखे हैं। 60 साल के किसी आदमी को देखते ही 20 साल का लड़का उसको दादाजी या अंकल ही कहेगा। ऐसा नहीं है कि उसका नाम जानने की कोशिश करेगा, मिस्टर बोल देगा। तो ऐसी सारी चीजें मिलकर संस्कृति बनती है, बहुत विराट होती है। अब समस्या क्या आ जाती, कहते हैं सर आपने तो उसे पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें बता दी, निगेटिव चीजों पे चर्चा ही नहीं की। तो उसको जरा समझ लीजिए। 3 शब्द होते हैं, प्रकृति, नेचर बोलते हैं इसको। जनरली मनुष्य का नेचर क्या है तो आप जानते हैं, जनरली मनुष्य मानवता रखता है। जब वो इसको लगातार ऊपर उठाता है, जैसे जब आपने एडमिशन ले लिया और लगातार फिर उस अनुसार अपने आप को मोल्ड किया और कॉम्पिटिटिव बन गए, तो स्टूडेंट से कॉम्पिटिटर तब बने आप जब आप कॉम्पिटिटिव हो गए। तो अभी एक बच्ची ने आंसर शीट जमा की है, कल शाम को मैंने वो होमवर्क दिया था। 10 न्यूज़पेपर कौन से थे जो आजादी की लड़ाई में सिपाही की भूमिका निभा रहे थे, वो बच्ची अभी जमा करके आई है। कौन है? अरे यहीं कहीं बैठी होगी। हाँ, आपने जमा किया है, खड़े हो जाइए। कल शाम को मिला था उसको होमवर्क, आज करके आंसर शीट अपनी जो है जमा कर चुकी है। शाबाश बेटा, गुड। और 10 के 10 न्यूज़पेपर को उसने लिखा है, थोड़ी थोड़ी जानकारी भी सबके विषय में दे दी है, उसको तैयार हो गया। जब आप अपने नेचर से थोड़ा उठ जाते हैं तब आप कल्चर की ओर बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, व्हाट इज कल्चर? तो कल्चर इज रेक्टिफिकेशन ऑफ नेचर। हमारी सीधी सी बात है कि हम बस में यात्रा कर रहे हैं तो पहले अपने लिए बैठने की जगह ढूंढें, लेकिन अचानक हमको दिखा कि एक आदमी और आ गया है। पहले स्टूडेंट्स में एक गुण बहुत होते थे, कभी WT यात्रा करते थे स्टूडेंट जब कोई एग्जाम देने जाते थे और मिलजुल के बैठ जाते थे डिब्बे, और एक दूसरा आ जाता था, साथ बैठे तो उसके लिए फिर भी जगह थोड़ी छोड़ लेते थे, आओ तुम भी बैठो। वो बात अलग थी, होते सब WT थे विदाउट टिकट, लेकिन सब एक दूसरे को सहयोग कर देते थे। तो मनुष्य का नेचर है कि भाई अपने लिए आराम खोज रहा है, लेकिन जैसे ही एक दूसरा आया तो उसके लिए स्पेस खाली कर दिया, दैट इज कल्चर। लेकिन एक चीज और होती है, ये पशु प्रवृत्ति है, विकृति, ये डिस्टॉर्शन, ये डिस्टॉर्शन कि हमें आराम से जगह मिल गई है फिर भी हम टांग फैलाए बैठे पड़े। अक्सर आपको ट्रेन में दिखेगा, और ये खाकी वर्दी वाले ज्यादा करते हैं, वो जनरल डिब्बे में गए या उसी पे लेटे पड़े, अधिकांशतः लोग डर जाते हैं, कोई हटाता ही नहीं। वो बात अलग होती है जब स्टूडेंट होते हैं तो हटा देते हैं, लेकिन पूरी टांग फैला के लेटे पड़े, ये विकृति है। हमें भूख लगी है, भोजन मिला, हमने खा लिया, ये हमारा नेचर है। लेकिन खाने के पहले हमने और देखा, कोई और मिल गया, उससे पूछते हैं आप भी लीजिए। अरे ट्रेन में बात करते करते आदमी पूछ लेता, वो बात अलग है कि ये पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, इस पे बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, क्योंकि इसी से तमाम प्रकार के अपराध हो रहे हैं। लेकिन पूछ लेता है आप भी लीजिए, सामने वाला कह देता है नहीं नहीं आप खाइए। तो ये संस्कृति है। अब हमें भूख नहीं लगी फिर भी दूसरे का हम छीन ले रहे हैं, ये डिस्टॉर्शन है, ये डिसऑर्डर है, विकृति, ये डिसऑर्डर है। ये पशुओं में भी सब में नहीं होता है। अगर शेर को भी भूख नहीं लगी है तो शिकार नहीं करता, बिना जो है खतरे के कोई पशु अटैक भी नहीं करता। तो आप कहेंगे ना सर आपने जो बात बताई बड़ी आदर्श किस्म की बात बताई, तो आदर्श किस्म की बात बताई ही जाती है, लेकिन होता ये भी, तो ये जब ज्यादा होने लगता है तो दिक्कत आने लगती है। अब आप देखते होंगे ये बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक तैयार करिए कि बड़ी आवश्यकता पड़ती है इसको समझाने के लिए। एक कहानी, हार की जीत, हम लोगों को तो कोर्स में पढ़ाई गई थी। क्या आप लोगों को कोर्स में पढ़ाई गई थी? कितने लोगों ने कोर्स में पढ़ी है इसको? अच्छा, लेखक कौन है बेटा? सुदर्शन। बड़ी अच्छी कहानी है। एक साधु थे, उनके पास बड़ा बेहतरीन घोड़ा था। उस इलाके का डाकू आया, कहता है घोड़ा आप मुझे दे दीजिए, रेट आप मनचाहा ले लीजिए। उन्होंने मना कर दिया,
बात आई गई होगी। थोड़ा समय बीता तो अचानक वो साधु कहीं से लौट रहे थे, हल्का हल्का सांझ हो रही थी। एक आदमी सड़क के किनारे उनको कराहता हुआ दिखा, उतर गए घोड़े से। उसकी स्थिति देखी तो वो हिलडुल भी नहीं सकता था, इतना घायल था। उन्होंने घोड़े पे उसको बिठाया, सोचा लेके चलेंगे आश्रम, थोड़ी सेवा वेवा करेंगे तो ठीक हो जाएगा, तो निकल लेगा। थोड़ी दूर वो पैदल और उसको घोड़े पे बिठाए पड़े थे। अचानक झटके से उस आदमी ने, जो घोड़े पे घायल अवस्था में बैठा था, घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा लेके आगे चला गया। वो तो शॉक्ड रह गए कि मैं इसको घायल समझ रहा था और ये तो डाकू निकला। फिर जब आगे चल के वो मुड़ा तब वो समझ गया ये तो वही वाला डाकू है जो मुझसे घोड़ा लेने आया था। उन्होंने उसको बुलाया, इधर आ जाओ, तुमसे एक बात करनी हो। कहता नहीं घोड़ा नहीं दूंगा। कहते हैं घोड़ा तुम ले जाओ। एक लाइन बोलते हैं, बस इतना ध्यान रखना कि इस घटना की कहीं चर्चा मत करना, नहीं लोग फिर कभी भी किसी लाचार की मदद नहीं करेंगे। आज का युग वैसे ही आ गया। आपको रोज खबर मिलते हैं ना कि रोड के किनारे कोई घायल पड़ा है। ये खासतौर पे एनसीआर रीजन में होता है। भारत की सारी बुराइयों की जड़ आजकल यही रीजन है। यही लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से मुआवजा प्राप्त किया। एक एकड़ जमीन देख के 10-10 करोड़ रुपए। बिना खास परिश्रम के कोई चीज आ जाए, बिना खास परिश्रम के सफलता आ जाए, दिमाग खराब हो जाता है, शब्द बिगड़ने लगते हैं। पैसा आ जाए और ज्यादा खराब हो जाता है। तो उन्हीं के बच्चे 5-5 लाख से लेकर 15 लाख की बाइक लेकर लफंगों की तरह चलते हैं, सारी हरकतें करते हैं। वहीं ऐसे तमाम लोग भरे पड़े हैं। आपको एनसीआर में ऐसे तमाम रूट मिलेंगे, बियामान टाइप के हैं, कार पे आपके अंडा फेंक दे रहे हैं। अचानक घायल रूप में कोई दिख रहा है, जैसे कोई मदद के लिए रुकता है, चार और जो है आके लूट लेते हैं। लेकिन समस्या है यहाँ, अगर आप मदद के लिए नहीं रुके तो कल्पना करिए आप ही के परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति हो, आप ही खुद फंस जाए तो। ये विकृति है जो गंदे लोगों ने बना दी है समाज में। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा। अक्सर देखते होंगे तमाम लोग आ जाते हैं, आपके पास ही भी आते होंगे, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। आप कहते हैं रुकिए घर से भी खाना मंगवा देता हूं। कहते हैं घर वाले भी भूखे हैं, पैसा दे दीजिए मैं खा लूंगा। फिर कभी नहीं आते हैं पैसा चुकाने। ये लोग उन लोगों के लिए रास्ते बंद कर रहे हैं जो वास्तव में लाचार है। तो सुदर्शन ने ये कहानी इसीलिए लिखी थी और ये प्रेरणादायक कहानी है। और संस्कृति हमेशा जो है नेचर से ऊपर होगी, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। युधिष्ठिर का नाम हम सभी जानते हैं, धर्मराज लोग उनको कहते थे। एक बार वो यज्ञ कर रहे थे, सबने देखा एक नेवला अचानक आया और वहीं लौटने लगा। आधा शरीर सोने का था, आधा उसका नॉर्मल था। निश्चित तौर पे माइथोलॉजी होगी, ऐसे क्रीचर मिलते नहीं हैं कि जो आधा ऐसे हो आधा वैसे हो। लेकिन माइथोलॉजी का उद्देश्य क्या है ये देखा जाता है ना। आपने ऑटो पकड़ा और ऑटो से जाके एग्जाम दिया, सफल हो गए। ऑटो की हवा चेक करना आपका काम नहीं होता है, हवा ठीक नहीं दिख रही। ये इन्हीं में उलझे रहते हैं। वो अभी ज्ञान के प्रारंभिक अवस्था में, अभी उनको बड़ी मेहनत करनी है। शायद हो सकता है जिंदगी बीत जाए ना समझ में आए। जो कुतर्क करते, उसके पीछे मॉरल क्या है ये देखा जाता है। तो वो नेवला लौटते देखकर युधिष्ठिर उसके पास चले आए, बोले क्या बात है, क्यों ऐसे लौट रहे हो। उसने कहा एक चीज तो कंफर्म हो गई कि विश्व के सबसे बड़े दानी आप नहीं। युधिष्ठिर ने कहा बड़ी अजीब बात बोलते हो, कहानी क्या है, कहना क्या चाहते हो बताओ। तो उसने कहा सुनिए, बहुत समय पहले की बात है, एक बार अकाल पड़ा, लोगों को कई कई दिन तक खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। तो उस परिस्थिति में एक परिवार था, एक बूढ़ा एक बुढ़िया, उनका बेटा और बहू, 4 लोग थे। उनमें से बेटा कहीं से खाना लाया और खाना 2 के लिए ही था, 4 नहीं खा सकते थे। आधा आधा बांट के चारों बैठे ही थे, तब तक दरवाजे पे एक और भूखा परिवार आ गया। उसको देख के लग रहा था कि हफ्तों से इन्होंने अनाज नहीं खाया। तो लड़का उठा, उसने अपना हिस्सा दे दिया। उनमें से एक ने खा लिया। ये देख के उसकी पत्नी उठी, उसने भी अपना हिस्सा दे दिया। दूसरे ने खा लिया। फिर ऐसे माँ ने और पिता ने भी दे दिया। इन चारों ने खा लिया। तो मैं देख रहा था, मतलब नेवले ने कहा, जहां चारों
जाते ही मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। तो फिर मुझे ये आकाशवाणी हुई कि इन लोगों के इतने पुण्य थे जिन चारों ने अपना भोजन इन चारों को दे दिया कि तुम्हारा आधा शरीर सोने का हो गया। अब शेष आधा तब होगा जब ऐसे ही कोई दूसरा केस फिर होगा, यानी कोई इसी तरीके का दान फिर करेगा। आपका बड़ा नाम सुना था, युधिष्ठिर से बोलता है, तो मैं इसीलिए चला आया कि आप बड़ा दानवान कर रहे हैं, देखूं। लेकिन देख रहा हूं मेरा शरीर तो वैसे का वैसा ही। ये विकृति, प्रकृति और संस्कृति, डिसऑर्डर, नेचर और कल्चर को समझने का एक तरीका था। हमारा पेट भर गया है, तब हमने किसी को पूछ लिया, लेकिन हमने पूछ लिया भले ही हमें मालूम है कि पर्याप्त नहीं होगा दो लोगों के लिए। दोनों में बुनियादी अंतर होता है। बहुत अच्छा वाक्य है, ये आपको तमाम जगहों पे मिलेगा। कुरान शरीफ से लिया गया है। यदि तुमने भोजन कर लिया और तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो अल्लाह तुम्हारी इबादत स्वीकार नहीं करेगा। ये शायद इसी दिशा में किया गया एक संकेत है कि भरपेट भोजन करने के पहले एक बार अगल बगल देख जरूर लो। तो एक अलग चीज है।